हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं जानता हूँ इस बार काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। आपके लिए कुछ कंटेंट लेकर आया हूँ। सीबीएसई में और आरबीएसई में और काफ़ी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, काफ़ी स्टेट के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं ऑलमोस्ट मिड ऑफ फेब में। मतलब 15 फरवरी, 12 फरवरी, 20 फरवरी के ऑलमोस्ट लगभग हर स्टेट में बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मेरे भाई और बहनों को ये आती है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। समझ नहीं आता कि एग्जामिनर ने किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। आदमी का दिमाग उन क्वेश्चंस के आंसर में उलझ सा जाता है। इसकी वजह से थोड़ी समस्या आ जाती है। खासकर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ऑप्शन सारे एक जैसे ही नज़र आते हैं, हमें लगता है ये भी सही है और ये भी सही है। जिनके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते हैं, एकदम परफेक्ट, वो भी वहाँ पर जाकर एक दो सवाल में उलझ जाते हैं। और जो ऑन एन एवरेज बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है या फिर अब पढ़ना चालू कर रहे हैं, जिन्हें पास होना है और फेल होने की कगार पे खड़े, और ऐसा लग रहा है कि यार डर लग रहा है, बहुत भयंकर हालत ख़राब होने वाली है और कहीं फिजिक्स ले ना डूबे, तो वो लोग बड़ी डेरिवेशंस पढ़ते हैं, थ्योरिकल पोर्शंस पढ़ते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में परेशान हो जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए है, जहाँ हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज पर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और इनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बनते हैं उन पे बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के आंसर्स आते हैं और पूरी बुक में मोस्ट क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। और हमने ये सीरीज ये जो स्टार्ट की है वो इस हिसाब से की है, उसमें इस तरह से क्वेश्चंस उठाए हैं कि लेसन वाइज है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम जितने बन सकते हैं उतने हमने कोशिश की है कि आपको तैयार करवा सके ताकि एग्ज़ाम आपका अच्छे से हो सके। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं खाऊंगा, आइए हम बात करते हैं आज की सीरीज़ पर। आज की जो वीडियो है वो इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, जहां हम बात करेंगे लेसन 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड लेसन पर। ठीक है, टाइम कम था इसलिए मैंने हाथ से लिखा है, तो ऊपर आपको हिंदी में दिख जाएगा, नीचे आपको इंग्लिश में दिख जाएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं, तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट समझिए, जो आपको आज क्लास में समझाया जा रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चंस आपको सामने दिखेंगे स्क्रीन पर, इसके अलावा हर ऑप्शंस को भी मैं डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि और भी कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चंस बना सकता है। तो अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, आपको लगता है मुझे बहुत अच्छा आता है, तो अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करिए आज कि हाँ मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं नहीं हो रहे, मैं कहाँ अटक रहा हूँ कहाँ नहीं अटक रहा हूँ, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप बैठो तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत छोटा सा है, हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सबको इसके आंसर आते ही हैं वैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवेश यानी चार्ज एक क्वांटिटी है। देखो, चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि, ये एक अदिश राशि है ना। चार्ज दो टाइप के होते हैं, देखो ना, चार्ज होते हैं दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन लेगा यानी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। ए ने अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए, तो बी के ऊपर तो आ गया नेगेटिव चार्ज और उतना ही चार्ज पॉजिटिव में आ गया ए के ऊपर। आगे मेरी बात समझे। अच्छा, चार्ज का जो सिंपल फॉर्मूला है ना, जिसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं या क्वांटीकरण भी कह सकते हैं, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = N E।
यहाँ पे प्लस और माइनस आता है, यानी प्लस का भी कह सकते हैं माइनस का भी कह सकते हैं। प्लस का है तो प्लस का रिप्रेजेंट करिए, माइनस का है तो माइनस का रिप्रेजेंट कीजिए। प्लस माइनस का कैसे पता लगेगा? जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, जो बहुत बेसिक सी बात है उसी पे बात कर रहा हूँ। कुलाम की जो यूनिट होती है, जो चार्ज की यूनिट होती है वो कुलाम होती है, और कुलाम को मैं एम्पियर सेकेंड भी कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो पहले बेसिक से बात करते आ रहा हूँ मैं ना, बहुत बेसिक से सवाल है, फिर आगे देखो एक से एक अच्छे सवाल मिलेंगे आपको। थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, पेशेंस रखिए और अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करते रहिए। ठीक है, जहाँ पे ना समझ में बार बार आप वीडियो को पॉज करिए, बार बार वापस से रिपीट करिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ और कहाँ से कॉन्सेप्ट को पकड़ रहा हूँ। ठीक है, कहाँ आपकी पकड़ ढीली बनी बैठी है अभी तक, है ना। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ यार, हाँ ब्लू चलेगा, चलो। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो अभी अपन ने एक चीज़ पढ़ी कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, त्याग दिए, तो इलेक्ट्रॉन ए को छोड़कर बी के पास आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से बी पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जितना कि सबको पता है। अब तो वैसे भी हम लास्ट में थोड़ी सी बात करते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँ कि ए ने या ए पर एक कूलाम चार्ज आया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ए ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। या फिर ऐसे कह दो कि बी के पास एक कूलाम चार्ज आया है, तो बी ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए। भाई ए ने दिए, बी ने ले लिए, बस फर्क कितना है कि बी के पास माइनस का एक कूलाम है और ए के ऊपर प्लस का एक कूलाम है। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE, जहाँ से मुझे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, तो मैं लिखूंगा Q अपॉन E। Q जो है वो मेरा एक कूलाम चार्ज है, E जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना कूलाम चार्ज लेकर जाता है, तो मैं सिंपल सा इस 10⁻19 को ऊपर ले जाता हूँ तो 10⁻+ की हो जाएगी, नीचे 1.6 बच जाएगा। मैं पॉइंट हटाता हूँ, 10⁻19 नीचे 16 और पॉइंट हटने की वजह से ऊपर 10 आ गए। अच्छा, ये जो 10⁻19 है ना, उसमें से एक और जीरो बाहर निकाल लो। एक जीरो तो ये 10 का है ही, एक 10⁻19 का कर दो, 2 कर दो, तो 10⁻19 में बच गया 10⁻18। एक इधर आ गई ना भाई, एक इधर चली गई है ना, नीचे बच गया 16। 16 से इसको उड़ाओ, 6.25 बार जाता है डिवाइड, तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 10th में भी काफ़ी बार पूछते हैं ऐसी चीज़ें, है ना, याद रखना भाई, बहुत काम की चीज़ है। चलिए, बहुत बेसिक सा है, आगे चलते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हों सोच रहे होंगे सर क्या ही लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, अरे तो हमें आते हैं। अरे भाई रुको, अभी अभी आपका दिमाग हिलने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जीरो से लेकर हम हीरो वाले लेवल पे जाना चाहते हैं, बेसिक्स लेवल से हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो है, वो सेल्फ एग्जामिन के लिए है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे रह गए हैं, जिन्हें फिजिक्स सता रही है, पास होने का डर लग रहा है, और मुझे पता है कि ऑप्शनल और फिल इन द ब्लैंक से पास हो सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वो क्वेश्चंस लगभग सारे अटेम्प्ट करें, ताकि उनके पास होने का जो है चांसेस बढ़े, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करें। ठीक है, कोई भी नंबर मार्किंग है ना, कटने के चांस ना बने। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है। देखो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखो हमारे पास दो तरह के फील्ड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक यानी विद्युत क्षेत्र, एक होता है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय। एक होता है विद्युत, एक होता है चुंबकीय। इन दोनों के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण आता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट आता है। इसके अंदर हम इसे लिखते हैं पी वेक्टर से या पी से, जिसका फॉर्मूला होता है 2QA। इसमें हम लिख सकते हैं एम से, एम वेक्टर से, जिसके दो फॉर्मूले होते हैं। क्यों? क्योंकि चुंबक हमने दो टाइप की पढ़ी है। एक पढ़ा है लूप, जैसे कोई वायर है, गोल गोल वायर है जिसमें करंट आ रहा है, तो एक तो पढ़ा है हमने लूप। एक पढ़ा है हमने बार मैग्नेट या दंड चुंबक, एक नॉर्थ और एक साउथ, इस तरीके से इसमें आता है करंट, और ये हमें बनी बनाई मिल जाती है। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, मैं ब्रह्मा जी जमीन में गाड़ गए। ठीक है, हमने जमीन खोदी, हमको मिल गया। ये केवल एक जोक सपाट है। ठीक है, तो देखो दोनों ही चुंबक की तरह काम करते हैं, द्विध्रुव की तरह काम करते हैं, डाइपोल की तरह काम करते हैं। इसमें भी एक एंड नॉर्थ बनता है, एक एंड साउथ बनता है। ये बाद में बताऊंगा कैसे बनता है, कौन सा बनता है। ठीक है, अभी बस मैंने ऐसा बता दिया। तो जब करंट की बात आती है
ठीक है। जब करंट की बात आए तो डाइपोल मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाता है NIA, और जब इस दंड चुंबक की बात आ जाए नॉर्थ और साउथ वाली, तो हमारा फॉर्मूला होता है स्मॉल mb। ये दोनों फॉर्मूले इसके हैं, चुंबक के केस में, मैग्नेट के केस में, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक के केस में। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं। देखो एक एक बात करें, चलिए ठीक है। देखो ध्यान से देखना, यदि मैं बात कर रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ध्यान से देखो, यानी इलेक्ट्रिक की, और इलेक्ट्रिक में फॉर्मूला होता है P बराबर 2QA। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यूनिट्स या विमाएँ निकालनी नहीं आती, डायमेंशन निकालना नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो P बराबर, इसमें जो ये 2A होती है ना, ये दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। कैसा होता है एक हमारा डायग्राम, एक साइड प्लस Q होता है, एक साइड माइनस Q होता है, और दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी होती है जिसका नाम 2A होता है। तो यहाँ पर मैंने चार्ज लिख दिया Q, ये लिख दी मैंने डिस्टेंस, ये लिख दिया मैंने चार्ज। अच्छा, दूरी का मात्रक होता है मीटर और चार्ज का मात्रक होता है कूलाम, तो P बराबर होता है कूलाम मीटर। आप इसे सेंटीमीटर में समझ लीजिएगा, यह है कूलाम मीटर। तो P का जो मात्रक है वो कूलाम मीटर होगा, ठीक है। अब देखो कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड, और मीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर। तो यदि मैं इसकी विमाएँ लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा, kg इसमें है नहीं तो m0 लिखूंगा, मीटर यहाँ पर है तो मीटर को मैं L से लिखता हूँ, पावर 1 है ऊपर तो मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, एक सेकंड है, सेकंड को मैं T से लिखता हूँ और यहाँ पे भी 1 लगा देता हूँ, एम्पियर भी है तो एम्पियर को मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 लगा देता हूँ। तो ये मेरी तो आ गई विमा और ये आ गया मेरा मात्रक, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। चलो इसी को मैं थोड़ा और आगे बताता हूँ। एक ऑप्शन नंबर हम 4 पे ध्यान देते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 4 पे ये जो फॉर्मूला है ना भाई, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण का, मैग्नेट वाले का। अब मैग्नेट कोई भी हो, मैंने यहाँ पे बताया आपको 2 टाइप की मैग्नेट, एक मैग्नेट बन सकती है करंट के फ्लो होने से, धारा बहने से, एक बन सकती है दंड चुंबक, मतलब जो प्राकृतिक चुंबक है जिसे हम बार मैग्नेट बोलते हैं ना। इन दोनों केस के 2 फॉर्मूले बता दिए। ये पहला केस का, ये पहला केस मान लेता हूँ, ये दूसरा केस मान लेता हूँ। तो पहले केस में जिसमें करंट आता हो तो फॉर्मूला NIA होगा, और यदि दूसरा वाला जैसे बार मैग्नेट हो तो उसमें फॉर्मूला MB होगा। बट फॉर्मूला चेंज हुआ तो क्या हुआ भैया, दोनों के मात्रक सेम होते हैं, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी को, सेम राशि को ही बताते हैं। इसलिए इस केस में मैं बता दूं, इसका मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि मैंने ऑप्शन नंबर डी में डाल रखा है। ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया है ताकि लोग कंफ्यूज होकर सोचे यार ये भी तो द्विध्रुव आघूर्ण है, टिक मार ले। केवल नाम पे ध्यान दें, जरा सा चूक जाते हो, नाम पे ध्यान नहीं दे पाओगे तो सब कुछ गलत करके आओगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की दिशा होती है। किसी बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की दिशा होती है। चलो थोड़ा सा समझते हैं कि हम बात क्या करें। हम कह रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो, तो उस पर जो टॉर्क लगे उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए देखो बात को ध्यान से समझना, एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। देखो हम ऐसे बोलते हैं, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई मेरे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है, एक बाह्य क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, ये बना दिया मैंने, देखो ठीक है। एक समान की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक डाइपोल लगा देता हूँ, यानी एक द्विध्रुव आघूर्ण रख देता हूँ, जिसका एक चार्ज तो होगा प्लस का क्यू और एक चार्ज इस पर होगा माइनस का क्यू। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जरूर इधर पॉजिटिव रहा होगा और इधर नेगेटिव रहा होगा। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, तो F बराबर QE इधर ले लेता हूँ, सॉरी, और ये लो, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर। आज भी साल खत्म होने पर है, एग्जाम सर पे चढ़े, बट बच्चे फिर भी इसमें काफ़ी गलतियां करते हैं इसमें, जब वो डायग्राम बनाते हैं तब। तो ध्यान से समझना डायग्राम को, एक एक ध्यान से, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन बना हुआ है, थीटा। मैं थोड़ी सी और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो डाइपोल है इसको फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ये इधर की साइड घूमना कोशिश करेगा और ये इसके साइड इधर घूमने की कोशिश करेगा, और ये गोल गोल घूमेगा। ये जो गोल गोल घूमेगा, फोर्स जो है मिलकर एक कपल पैदा करेंगे, एक बल युग्म पैदा करेंगे, एक बल आघूर्ण पैदा करेंगे, टॉर्क पैदा करेंगे, और ये घूमेगा। जब ये घूमेगा तो इस पर टॉर्क लगेगा, मुझे टॉर्क का डायरेक्शन चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ होता है। देखो
जो टॉर्क इस पे लगता है ना भाई, उस टॉर्क का जो फॉर्मूला है ना टाउ का, वो होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है? पी ई साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, डायरेक्शन निकालने के दो तरीके बता रहा हूँ वो। ठीक है, मेन तरीका यही है फॉर्मूले से, टॉर्क इक्वल टू ये जो साइन थीटा है ना, जब इसको हटाता हूँ ना तो इसका फॉर्मूला बनता है पी क्रॉस ई। ठीक है, कहाँ से बना? अपन को पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। यार ये बहुत बेसिक बात है यार, ये तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं है फिर भी समझ लो। ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। यदि आप साइन थीटा हटाते हो तो इस वाली चीज़ को आप ये भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी। तो ये मेरे पास सिंपल था पी साइन थीटा, मैंने लिख दिया पी क्रॉस ई। ठीक है, फिर भी याद ना हो तो ये ध्यान रखो, जिन दो चीज़ों की बात हो रही है साइन थीटा उनके साथ आता है, यानी टॉर्क में हमेशा साइन थीटा आता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो नियम लगता है वो लगता है दाएं हाथ का, दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड का नियम लगता है। अब ये राइट हैंड का नियम क्या कहता है? ये ऐसा कहता है कि आप दाएं हाथ की अंगुली को पी पे रखो। कहाँ पे रखो? पी पे अंगुली को रखो और ई के साइड घुमा दो। पी पे अपने दाएं हाथ की अंगुलियां रखो और ई के साइड घुमा दो। जो भी अंगूठा बताएगा डायरेक्शन, वो टॉर्क को बताएगा। किधर बताएगा? टॉर्क को बताएगा। कौन सा अंगूठा? मैं दोबारा कह रहा हूं, ध्यान से समझो। अंगुली रखो पी पर और उसे किस साइड घुमा दो? ई की साइड घुमा दो। ठीक है, अंगूठा बता देगा टॉर्क का डायरेक्शन। देखो मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं, देखना। अभी पहले पी का डायरेक्शन देखो, डायग्राम पे आते हैं वापस। पी का डायरेक्शन है माइनस से प्लस की ओर होता है हमेशा। ठीक है, और हमारा ई का डायरेक्शन इस साइड है, दिख गया होगा आपको। अब ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप पी के ऊपर अपनी अंगुलियां रखो सीधी, यानी आपकी अंगुलियां इस एरो के साइड में होनी चाहिए, ऐसे इसी तरीके से, है ना। 1 2 3 ऐसे 5 अंगुलियां ऐसे कर दो। ठीक है, अभी अंगुलियों को ऐसे रखना है कि वो इस साइड घूम जाए। दो टाइप से अंगुलियां रखोगे आप, ये 5, मतलब जैसे आपने अंगूठा ऐसे करके अपना हाथ ऐसे रख दिया, अंगुलियों को ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा ऊपर हो जाएगा, बट मुझे तो अंगुलियां इधर घुमानी है, तो अंगूठा होना चाहिए नीचे की साइड में, ऐसे अंगूठा ऐसे धीरे से ऐसे, और अंगुलियों को घुमा दो इस साइड में, है ना। पी पर अंगुलियां रखो और ई के साइड घुमा दो। जैसे ई के साइड घुमाओगे अंगूठा आपका अंदर की तरफ लगेगा। अंगूठा कहाँ पे लगेगा? अंदर की तरफ। तो जो टॉर्क होगा वो अंदर होगा। अब ध्यान से समझना, यदि पी मेरा ऐसा है, ई मेरा ऐसा है, यदि पी को मैं मान लो एक्स डायरेक्शन में, ई को मैं मान लो एक्स डायरेक्शन में, तो पी जो है वो मेरा एक्स और वाई दोनों में आ रहा। अब पी पे अंगुली रखने के बाद जब मैं ई के साइड घुमा रहा तो अंगूठा मेरा अंदर की तरफ लग रहा, अंदर की तरफ लग रहा है, यानी कौन सा डायरेक्शन हुआ? जेड डायरेक्शन हुआ। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो मेरा टॉर्क है वो जेड में लग रहा, अंदर की तरफ लग रहा, ना वो पी के डायरेक्शन में है ना वो ई के डायरेक्शन में है। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए तो वैसे खत्म हो जाता है, ई के डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता, पी के डायरेक्शन में भी नहीं हो सकता। ई के लंबवत, ई यदि एक्स में है, ई यदि एक्स में है तो इसका मतलब हुआ पी जो आपका टॉर्क है वो या तो वाई में होना चाहिए, जेड में होना चाहिए। लंबवत स्पेसिफिक नहीं बोल रखा अभी तक ये फिक्स नहीं है कि वाई में है कि जेड में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब पी क्रॉस ई का मतलब हुआ जिधर पी है जिधर ई है उनके भी लंबवत, तो सही बात है ना भाई। ई मेरा एक्स में है, पी मेरा एक्स और वाई में है, तो जो टॉर्क है वो मेरा जेड में है, और जेड जो होता है वो पी क्रॉस ई के डायरेक्शन में होता है। हम ऐसे ही कहते हैं कि जो टॉर्क आएगा वो पी क्रॉस ई के डायरेक्शन में आएगा, पी और ई से बनने वाले तल के लंबवत आएगा। तो ई जो है वो एक्स में बना देता हूँ, पी जो है वो एक्स और वाई में बना देता हूँ, तो मेरा तल हो गया एक्स वाई तल, और जहाँ मेरा टॉर्क आएगा वो अंदर के साइड आएगा। आई मेरी बात समझ में? तो इस तल के लंबवत हो गया, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर होगा। टॉर्क के बारे में ये बात ध्यान से समझ लेना। अच्छा चलो, इतनी बात आ गई तो मैं और थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। यदि आप एक समान में रखते हैं, एक समान क्षेत्र में, एक समान क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म, यदि आप यूनिफॉर्म क्षेत्र में रखते हैं तो जो नेट फोर्स है ना भाई वो हमेशा जीरो हो जाता है, फोर्स लगता ही नहीं। नेट फोर्स मतलब देखो डायग्राम पे आते हैं, जितना फोर्स आगे लगेगा ना भाई, यहाँ पे देखो डायग्राम में, जितना फोर्स आगे लगेगा ना उतना ही फोर्स इस पे पीछे भी लग रहा है। दोनों फोर्स सेम होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम है, यूनिफॉर्म है, तो इस वजह से फोर्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन फोर्स अलग अलग लाइन पे लग रहा है। एक फोर्स नीचे वाली लाइन पे लग रहा है, एक ऊपर वाली लाइन पे लग रहा है, इस वजह से ये टॉर्क पैदा करेंगे और ये घूमेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई साइन थीटा। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म में पैदा हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म में रख दो आप इसे, नॉन यूनिफॉर्म यानी एक समान नहीं है, असमान है, यानी कहीं पर वैल्यू ज़्यादा है कहीं पर वैल्यू कम है, तो फोर्स आपका जीरो नहीं हो पाएगा और एफ नेट जीरो नहीं होगा, फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, ये ध्यान रखना। यानी फोर्स भी प्रोड्यूस रहेगा और टॉर्क भी प्रोड्यूस रहेगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है?
इसका मतलब यह है कि एक समान में ये केवल घूमेगा, चल तो सकता नहीं क्योंकि फोर्स तो जीरो है, बस गोल गोल घूमेगा। लेकिन असमान की बात आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म की बात आ जाए, तो ये घूमेगा और चलेगा भी। तो मान लो इधर वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये घूमते घूमते ऐसे जाएगा। कहीं पढ़ा है आपने ऐसा? लेसन नंबर 4 में पढ़ा होगा, जरूर ध्यान देना। ठीक है, स्पाइरल पाथ बोलते हैं इसको, कुंडलिनी पथ पर गति बोलते हैं, समझाएंगे वहां पे कहीं आगे चलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल लागुओं का परिमाण होता है, यानी वैल्यू होती है। यानी मुझे जो डाइपोल के ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू चाहिए। अभी अपन ने बात की थी टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ पी क्रॉस ई। अब ध्यान से देखना, ये जो फॉर्म है ना भाई, ये सदिश में है, इसलिए ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप है। कैसा रूप है? सदिश रूप। ठीक है, लेकिन ये जो है ना भाई, ये है परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड। भाई मेरी बात समझ में? और मुझसे क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ही पूछा है। तो मैं ऑप्शन नंबर ए को गलत बताऊंगा, ऑप्शन नंबर ए पे टिक नहीं करूंगा, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करूंगा। क्या मेरी बात आपको समझ में? दोनों ही ऑप्शन मुझे सही दिख रहे, लेकिन ये वाली जो ऑप्शन नंबर ए है, ये वेक्टर फॉर्म को बता रही, मुझे इसने मैग्नीट्यूड पूछा है, वैल्यू पूछा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अभी भी कईयों को थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं बताता हूँ कैसे। मान लो मैं कहूँगी तुम ए को लिखो, तो ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, 2 बार लिख देता हूँ। यदि मैं कहूँ इसको सदिश में लिखूँ, तो मैं लगाऊंगा तीर का निशान, यानी इसको लिखूंगा एक्स आई जे वाई जे केप एंड जेड के केप। अरे यार, ये तो सदिश रूप हुआ, परिमाण नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड नहीं हुआ। फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा। दोनों में अंतर समझ गए होंगे आप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण और सदिश रूप में वही चीज़ यहाँ पर है। ये ऊपर वाला ऑप्शन नंबर ए सदिश रूप है, ऑप्शन नंबर बी है जो परिमाण है। मुझसे केवल परिमाण पूछा गया है, सदिश रूप नहीं पूछा गया, तो मैं ऑप्शन नंबर बी पर आंसर टिक करूंगा। ऑप्शन नंबर ए को मैं गलत बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर सी और डी पर भी बात कर लेते हैं। भाई ये जो फॉर्मूला है ना, अभी मैंने कहा था आपको, ठीक है, ये चुंबक पे लगता है, ये चुंबक के लिए है टॉर्क, मैग्नेट के लिए वहाँ हम इसको एम क्रॉस बी बोलते हैं। ठीक है, तो कई लोगों को ये ऑप्शन देख के लगे यार ये कर देता हूँ। ठीक, ध्यान देना, इसमें और इसमें एक ही फ़र्क है। इसमें ई आ रहा, इसमें बी आ रहा, यानी हम यहाँ पर बात कर रहे इलेक्ट्रिक की, विद्युत की, है ना, हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ पर बी आ रहा, यानी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। और हमसे पूछा क्या गया उसे भी ध्यान से देख लो, हमसे पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव या मैग्नेटिक डाइपोल बोलता, तो फिर मैं ऑप्शन नंबर सी पर आंसर टिक करता। आगे होगी मेरी बात समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बाह्य क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल लागुण अधिकतम होगा। चलो बल लागुण की फिर बात आ गई, फिर वही बात करते हैं, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे विद्युत की बात करो चाहे चुंबक की बात करो। ठीक है, चलिए बात करें। देखो अभी पढ़ा था अपन ने, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं टॉर्क का मान इस साइन थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। यदि मैं थीटा को 0 मान लूँ या 180 मान लूँ, तो दोनों ही केस में साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, और 0 आएगी तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। साइन 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर पूरा का पूरा मामला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यदि थीटा की वैल्यू में 90 रख दूँ, 90 का मतलब समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है, ये ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर है प्लस का क्यू, यहाँ है माइनस का क्यू, और ये हो गया पी वेक्टर। अब 90 दिख रहा है आपको ऐसे, तो इस केस में साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी पी ई। अब आपको दिख गया होगा, ये जो वैल्यू दिख रही मुझे, ये मुझे मिनिमम वैल्यू दिख रही, ये जो वैल्यू दिख रही मुझे, ये मैक्सिमम वैल्यू दिख रही मुझे। ठीक है, अच्छा यही तो बात है, इधर फोर्स इस साइड लगेगा, इधर फोर्स इस साइड लगेगा, सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा हो पी वेक्टर, तो टॉर्क सबसे ज़्यादा होने वाला है, बल लागुण सबसे ज़्यादा होने वाला है, और ये पूरी कोशिश करेगा कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में से घूम जाए। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा है? अधिकतम बल लागुण पूछा होगा भाई। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क पूछा होगा, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम पूछा है, तो मुझे पता है मैक्सिमम कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? चलिए थोड़ी आगे चले, यही चुंबक के साथ होने वाला है। ठीक है,
चुंबक में भी यही होता है, तो घबराना मत, ठीक है। बस फॉर्मूला होता है, यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। चुंबक के केस में ऐसा ही होता है, पी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण को बताता है, विद्युत में पी आता है यानी इलेक्ट्रिक में पी आता है, तो मैग्नेटिक में एम आता है। ये ई जो है वो फील्ड को बताता है, क्षेत्र को बताता है। यहाँ इलेक्ट्रिक की बात चल रही है, मैग्नेटिक के लिए बी आएगा और फॉर्मूला साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर फॉर्मूले में। कहानी वही रहेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस नाम बदल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। अच्छा चलो अगले इसी क्वेश्चन में देखो, और खतरनाक सी बात है, किसी बाह्य क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन में कब होगा। अब कहानी आए स्थायी संतुलन का क्या करें। स्थायी संतुलन तो लोग पता है क्या करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे अपने पिछले वाले पे। जैसे स्थायी का मतलब है घूमना नीचे, तो घूमना यानी यहाँ पर 0 डिग्री पर होएगा। टॉर्क से ऐसा समझा जा सकता है, मिनिमम टॉर्क है, इस पे टॉर्क ही नहीं लगेगा, ये घूमेगा ही नहीं। इसका मतलब यदि हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दिया 0 डिग्री पर, ऐसे ही तो रखेंगे, ऐसे रख दिया, यहाँ रख दिया मैंने माइनस क्यू, यहाँ रख दिया मैंने प्लस क्यू, ठीक है। ये घूम के ऐसे आ गया, तो ऐसे, तो इस केस में टॉर्क लगेगा नहीं और ये अपनी जगह ही रहेगा। ये इसकी स्टेबल कंडीशन है। बट टॉर्क के अलावा हम जो स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशंस है वो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, स्थितिज ऊर्जा से, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा का क्या रोल है, देखो स्थितिज ऊर्जा हमेशा कार्य के बराबर होती है और कार्य हमेशा होता है टाउ डी थीटा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है, टाउ का फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे पी साइन थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ डी थीटा। तो यू का फॉर्मूला कहीं ना कहीं मेरे पास निकल के आता है माइनस पी कॉस थीटा। पूरी बात बता रहा हूँ, है ना, पूरी टोटल एनर्जी इतनी निकल के आती है थीटा एंगल पर। अब यहाँ पर भी थीटा पे डिपेंड करता है सब कुछ, तो थीटा के 3 रूप होंगे यहाँ पे लिखूंगा थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा का मान 1 होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है माइनस पी। चुंबक में ये माइनस एम भी हो जाएगा। यदि मैं थीटा बराबर यहाँ पर 190 रख दूँ, पहले 90 रख देता हूँ, 90, तो कोस 90 का मान होता है यहाँ पर 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी मेरी क्या हो जाएगी 0। और यदि इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखूँ, थीटा बराबर हो जाता है 180 हो यहाँ पर, तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1 और यू की वैल्यू हो जाती है प्लस का पी। हमेशा ध्यान रखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यू जब भी ज़्यादा होगा कंडीशन अनस्टेबल होगी, यू जितना कम होगा कंडीशन स्टेबल होगी। समझ में आया, जितना कम यू होगा स्टेबल होगी। अब जो केस आपको दिए हुए हैं वो उसके हिसाब से देखना है भाई, ऐसा नहीं कितना कम, अरे भाई 2 से कम 1, 1 से कम 0, 0 से कम -1। हमारे पास 3 केस हैं यहाँ पे, देखो इन तीनों केसों के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर एनर्जी माइनस की है, इस केस में 0 है, इस केस में प्लस है। तो जहाँ एनर्जी मिनिमम है, कम से कम है, वो स्टेबल है, यानी ये कंडीशन मेरी कौन सी है, स्टेबल कंडीशन है। और ये वाली कंडीशन कौन सी है मेरी, अनस्टेबल है। याद रहिएगा। अब देखो यहाँ पर जब बाह्य क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन में हो, इसका मतलब स्टेबल कंडीशन में हो, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, वो चीज वो कंडीशन कौन सी है, और वो कंडीशन है हमारा थीटा कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री, क्योंकि इस केस में टॉर्क काम ही नहीं करेगा, और जब टॉर्क काम नहीं करेगा तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। इस केस में टॉर्क 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो इसका मतलब वो बैलेंस कंडीशन रहेगा, अपनी जगह बड़ा हुआ रहेगा, यानी स्टेबल कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देता हूँ, ठीक है। बी जो है, जैसे थीटा बराबर 90 को हम न्यूट्रल बोलते हैं ना, न्यूट्रल कंडीशन बोलेंगे, और इसको मैं अनस्टेबल कहूँगा, स्थायी संतुलन कहूँगा। 45 का कोई रोल ही नहीं है, ये तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी बाह्य क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। फिर वही बात आ गई, अभी अपन ने यहाँ पे बात की थी, देखो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ वापस, देखो यहाँ पर ये रहा अधिकतम, मैक्सिमम आपको यहाँ दिख रही है जहाँ अनस्टेबल कंडीशन हो रही, और अनस्टेबल कंडीशन में होती है प्लस का पी, और ये कितने डिग्री पे हो रहा, थीटा बराबर 180 पे हो रहा। तो हम वापस चलते हैं ऊपर थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पे, थीटा बराबर 180 पर ये खेल हो जाएगा हमारा। खेला बहुत अलग है भाई, स्थितिज ऊर्जा में बहुत कार्य होता है, आने का कार्य, घुमाने का कार्य से। तो जब आप किसी द्विध्रुव को लेकर आते हो, डाइपोल को लेकर आते हो, ये विद्युत क्षेत्र इसमें आप लेकर आओ, तो आप लाओगे ऐसे -q + q, तो लाने का जो काम होगा, अभी केवल आपने इनफाइनाइट से अनंत से ला रहे हो, अनंत से लाके केवल इसको रख रहे हो, तो रखने का जो काम होगा, लाने का जो काम होगा वो होगा माइनस का पी, ठीक है। जो काम होगा वही पोटेंशियल एनर्जी में रह जाएगा। अब तक आपने घुमाया नहीं है, यानी 0 डिग्री पे आपने केवल इसको रखा है, तो रखने वाला काम ही तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, रखने वाला काम ही स्थितिज ऊर्जा होगा। और देखो 0 डिग्री पे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो 0 डिग्री पे -p आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर चलते हो वापस। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ से ऐसे कंडीशन से घुमा दिया ऐसे, और इसको ऐसे रख दिया। घुमाया तो आपको काम करना पड़ा, क्योंकि
ये प्लस का क्यू ले लेता हूँ, ये माइनस का क्यू ले लेता हूँ। विद्युत क्षेत्र तो इसको ऐसे घुमाना चाहता है इस साइड में, अभी पढ़ा था अपन ने टॉर्क लगेगा, और आप इसको उल्टा घुमा रहे हो तो आपने घुमाने का काम किया। घुमाने का कार्य होता है P cos θ1 माइनस cos θ2। अब आप कितने डिग्री से घुमा रहे हो आपकी इच्छा है, मैंने इसको 0 डिग्री से घुमाया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos 0 माइनस cos θ। cos 0 का मान 1 होता है, तो घुमाने का काम हो गया आपका 1 माइनस cos θ। ये केवल घुमाने का काम है, ये लाने का काम है, ठीक है, ये घुमाने का काम है। टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो गई PE 1 माइनस cos θ माइनस का P, दोनों को जोड़ दूंगा मैं, ये बन जाएगा PE माइनस P cos θ माइनस P से P उठ गया, और फॉर्मूला आपका आ गया माइनस का P cos θ। यानी ये जो माइनस P cos θ है, इसमें लाने का काम प्लस घुमाने का काम दोनों आ गया। इसमें कौन कौन से आ गया, एक तो लाने का भी आ गया और एक घुमाने का भी आ गया ना, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे अभी, ठीक है। आगे आपको काफ़ी जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल देखो, किसी बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाने में किया गया कार्य पूछा हमसे। हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इनफाइनाइट से ला रहे हैं किसी पॉइंट पर एक्सटर्नल फील्ड में, तो काम कितना हुआ अभी समझ में आई आपको बात। अभी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमको जो काम होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कुल काम जो है उसमें एक तो आता है लाने का काम और एक होता है घुमाने का काम, ठीक है। लाने का जो काम होता है वो होता है माइनस पी, घुमाने का काम होता है PE 1 माइनस cos θ। ये तब है जब आप 0 डिग्री से थीटा एंगल पे घुमा रहे हो, किसी दूसरे एंगल से घुमा रहे हो θ1 से θ2 पर, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। और ये हो गया टोटल काम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल काम आएगा माइनस P cos θ। तो अभी ध्यान से समझना, आप केवल ला रहे हो तो घुमा नहीं रहे हो, तो θ 0 पर पड़ा हुआ है, और आपने ध्यान दिया होगा u की वैल्यू θ 0 पर यही आती है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, ठीक है। घुमाने के काम में ये आती है, और जब दोनों को जोड़ो तो आपका माइनस P cos θ आता है, इसमें टोटल एनर्जी आती है। अभी देखो प्लस P ये तब एनर्जी है जब आपका थीटा हो 180, ठीक है। ये तब एनर्जी है जब थीटा बराबर आपका 0 डिग्री, इसमें आती है आपकी टोटल एनर्जी, ठीक है। और ये तब है, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा, ये वैल्यू तब आएगी जब आप 0 डिग्री से उसे 180 डिग्री तक घुमा देते हो। 0 डिग्री से मतलब ऐसे पड़ा हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू, इसको घुमा कर आप इसको ऐसे रख देते हो प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी थीटा बराबर 0 से आपने इसका एंगल बना दिया थीटा बराबर 180 तक, तब आपके पास 2P आता है। मैंने सारे ऑप्शंस दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आपको मैं समझा सकूँ। तो अब सवाल हमारा है केवल लाने का काम बताओ, तो भाई लाने का काम तो मेरा ये हो गया, लाने का काम तो केवल ये वाला है, ठीक है, 0 डिग्री पर। आई मेरी बात समझ गए होंगे आप ढंग से, सारे ऑप्शन ढंग से देख लो, सारे याद कर लो भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलें। चलिए देखो सवाल क्या कह रहा है, किसी विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में घुमाने का कार्य, चलिए कहां से कहां तक, अस्थायी संतुलन स्थिति में घुमाने में किया गया कार्य होगा। यानी मुझे स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में घुमाना है। अभी घुमाने का काम निकालना है ना मेरे को, देखो ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ठीक है। अभी अपन ने कहा था PE cos θ1 माइनस cos θ2। देखो कौन सी कंडीशन है, स्टेबल। स्टेबल का मतलब समझ गए होंगे आप, स्थायी संतुलन, और स्थायी संतुलन कितने डिग्री पे आता है, 0 डिग्री पे, अभी अपन ने बात की थी। और अस्थायी संतुलन में घुमाना है, यानी कितने डिग्री पे घुमाना है, 180 पे। तो PE cos 0 का मान तो हो गया 1 और cos 180 का मान हो गया -1, और PE यहाँ पर 1 और ये प्लस का हो गया माइनस माइनस, और ये बन गया 2, और आंसर हो गया 2PE। देखो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही कहा था आपको, देखो यहाँ पर जब आप 0 डिग्री से कहाँ घुमाते हो, 180, ठीक है, ऐसे समझाया था। जब ऐसा पड़ा हो आप इसको रोटेट करो और उल्टे साइड रख दो, तो ये जो टोटल कार्य हुआ आपका वो हो गया 2PE, ठीक है। अब देखो यहाँ से वही मेरा आंसर यहाँ पर आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। आप कार्य ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे काम चाहिए, काम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आता है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बाद की माइनस पहले की, बाद में आप थे 180 पे, पहले थे आप 0 पे। 180 में होता है PE, 0 पे होती है -PE, और ये हो गया प्लस के PE
और ये हो गया 2p। आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये घुमाने का काम है। ये तब है जब स्थितिज ऊर्जा, जब आपका थीटा कितना डिग्री हो, 0 डिग्री। ठीक है, और ये स्थितिज ऊर्जा तब है जब कितना हो, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बंद पृष्ठ में एकांक धनावेश उपस्थित हो तो उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। मैं एक बंद पृष्ठ लेता हूँ, मैं गोला ले लेता हूँ, इसके अंदर चार्ज क्यू दे देता हूँ। तो अंकल गाउस ने ये कहा कि इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे इसने कहा एकांक धनावेश, यानी मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास 1 कूलाम दे रखी है, तो मैंने लिख दिया यहाँ 1 कूलाम एप्सिलॉन नॉट। अब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नॉर्मली यदि बंद पृष्ठ नहीं है तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, ई डॉट डी एस, और गाउस जो अंकल ने फॉर्मूला दिया था वो ये होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन ऐसे रखे हैं। आप ध्यान से समझिए किस टाइप से क्या होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, यदि दो एकांक धनावेश परस्पर एकांक दूरी पर हों, ध्यान से पढ़ना, दो टेस्ट चार्ज है। ठीक है, दो टेस्ट चार्ज है, दोनों की वैल्यू 1-1 कूलाम है, तो मैंने 1-1 कूलाम लिख दी, यूनिट है ना। ठीक है, और दोनों जो है वो 1 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, उनके बीच में फोर्स कितना होगा। देखो, फोर्स का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर डी से उठाता हूँ मैं। पहला वाला चार्ज भी 1 कूलाम है, दूसरा वाला चार्ज भी 1 कूलाम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं ऐसे रख देता हूँ, डिस्टेंस भी 1 मीटर है। जब सब हटा दूंगा तो केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही बच रहा है मेरे पास, तो और इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹, यानी 9 × 10⁻9 न्यूटन। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, मैंने ऑप्शन ही गलत लिख दिए, सॉरी, यहाँ पे न्यूटन मीटर नहीं है, न्यूटन ही आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा है, ये क्या सीन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तब लगता है जब दो तार हों, दोनों में 1 एम्पियर करंट आ रहा हो, और दोनों एक डिस्टेंस पर, 1 मीटर डिस्टेंस पर हो, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो भी बल लगाएंगे वो लगाएंगे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। ठीक है, जब दो तार, दोनों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस और दोनों में 1-1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, 1-1 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा हो, तो वे दोनों एक दूसरे की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बल लगाते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण, नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष तथा निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे डाइपोल की वजह से, कहाँ पर, एक्सियल और इक्वेटोरियल पर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन बात लेके। एक्सियल यानी यहाँ पर लेते हैं, एक प्लस का क्यू, एक माइनस का क्यू। मैं यहाँ प्लस लेता हूँ, इधर माइनस लेता हूँ, ध्यान से देखना, काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। एक्सियल इस लाइन को ही बोलते हैं, अक्षीय स्थिति इसको ही बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे बिंदु लेता हूँ कोई भी सी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, उसका फॉर्मूला होगा 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। ठीक है, r जो है वो इस पॉइंट की मिड पॉइंट से, मिडिल पॉइंट से, ओ पॉइंट से डिस्टेंस है। ठीक है, यही मैं यहाँ पे ऐसे लूँ, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पर जब सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बाहर की तरफ, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे, इस वाले के कंपोनेंट ऊपर की साइड आएगा, इस वाले का जो है नीचे की साइड आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड ही आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगा। अब ध्यान रखना सर, इसको ऐसे कर दे तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट आएगा। कैसे पता लगा, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता हुआ दिखेगा मुझे, हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता हुआ दिखेगा। और डाइपोल कहाँ आएगा, माइनस से प्लस की ओर आएगा, इसमें डाइपोल उल्टा बनता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। कई चीज़ें ध्यान रखने की बात है। एक आवेश की वजह से जो फॉर्मूला होता है वो होता है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो एक आवेश में सिंगल चार्ज में यहाँ पर r² आता है। ठीक है, डाइपोल में यहाँ पर r³ आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक्सिस और इक्वेटोरियल, अक्ष और निरक्ष की बात करें तो अक्ष में 2 आता है यहाँ पर, और निरक्ष में यहाँ पे केवल अकेला 1 p आता है, यानी ये दुगनी वैल्यू है, ये आधी वैल्यू है। यानी अक्ष पर मान 2 है तो निरक्ष पर मान आपको कितना मिलेगा, 1, यानी इन दोनों का अनुपात कितना होता है, 2:1। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो। दूसरी चीज़ देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें मैं डाइपोल मोमेंट देखो, द्विध्रुव आघूर्ण देखूँ तो माइनस से प्लस की ओर है, तो यहाँ पर आएगा p वेक्टर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस के साइड ही आएगा, तो e वेक्टर।
आप यदि इधर ले लेते भाई सर मैं तो प्लस को इधर लूँगा और माइनस को इधर लूँगा तो इधर आ जाता, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हमेशा P और E के बीच में हमेशा कोण बनता है 0 डिग्री, इसीलिए E वेक्टर को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2P वेक्टर 4πε0 r3। लेकिन यहाँ पर देखो P वेक्टर उल्टे डायरेक्शन में है और E वेक्टर अलग ही डायरेक्शन में भाग रहा है, ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और अपोजिट हो गए तो यहाँ पर E वेक्टर और P वेक्टर के बीच में कोण बनता है 180। विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य कोण आता है 180 डिग्री, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर E वेक्टर का फॉर्मूला होता है P वेक्टर, लेकिन माइनस भी आता है 4πε0 r3। ये बातें ध्यान रखिए, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी बात करें, हमें पहला क्या दे रखा है, अक्ष दे रखा है, एक्सिस दे रखा है, और दोबारा दूसरी बार में क्या दे रखा है, निरक्ष दे रखा है। तो पहले अक्ष लिखना है, अक्ष पे हमेशा दुगुना आता है और निरक्ष पे हमेशा आधा आता है। तो दुगुना और आधा कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये रहा दुगुना और आधा, पहले दुगुना और फिर आधा। तो मेरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जितनी मैंने डायपोल के बारे में बातें बताई उनका ध्यान रखिए, क्योंकि उनमें से सवाल आने वाले हैं, अभी आपको आगे भी मिलेंगे और कई बार पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो थोड़ा आगे चले, चलो देखो, किसी विद्युत द्विध्रुव का अनुदैर्ध्य यानी लॉन्जिट्यूडनल और अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना होगा। अनुदैर्ध्य को मैं कहीं ना कहीं एक्सेल बोल सकता हूँ, है ना, अक्ष कह सकता हूँ, और अनुप्रस्थ को हमेशा इक्वेटोरियल कह सकता हूँ या निरक्ष कह सकता हूँ। और अभी मैंने कहा था आपको अक्ष पर मान दुगुना आता है तो निरक्ष पर मान 1 आएगा, तो अनुपात हो गया 2:1। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकालना भी ऐसा ही है, आप पहले अक्ष पे निकाल लेना, उसका आधा कर देना, निरक्ष आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। 15वां क्वेश्चन देखो, चित्र के अनुसार आवेश की प्रकृति होगी। अब मुझे डायग्राम देख के देखना कि चार्ज किसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, तो डायग्राम के हिसाब से मुझे देखना है। अब डायग्राम में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मेरे को एक चारों तरफ एक स्पेरिकल या गोलाकार फील्ड दिख रहा है, ठीक है। इसमें बीच में चार्ज रखा हुआ है। अभी मेरी बात सुनिए, अभी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। इसमें मुझे एरो दिख रहे हैं, यानी ये लाइंस बता रही, फील्ड लाइंस को बता रही, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बता रही। ये बाहर की साइड आ रही, देखो यार, और बाहर के साइड तभी आता है जब Q की वैल्यू पॉजिटिव चार्ज की होती है। नेगेटिव के लिए यही डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, अंदर की तरफ आता हुआ, है ना, ऐसे। तो मेरा जो Q है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है। पहली चीज़ तो ये बताता हूँ। अच्छा देखो ध्यान से, जब हम लेसन नंबर 2 में चलते हैं, जहाँ हम पोटेंशियल या विभव की बात करते हैं, तो ये जो चार्ज है इसके फील्ड के डायरेक्शन में चलो, या तो आप आगे चलो या पीछे चलो, तो पोटेंशियल यानी विभव की वैल्यू कम होती है या ज़्यादा होती है। कम तब होती है जब आप अपोजिट में चल के कार्य करते हो, अपोजिट में चल के वर्क करते हो, ठीक है। यानी आपके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगे, रिपल्सिव फोर्स लगे। कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, या फिर प्रतिकर्षण बल लगे और आप फिर भी जा रहे हो, तो आप कार्य करेंगे, और कार्य करेंगे तो आपका विभव भी होएगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन जब आप लंबवत चलते हो, यानी आपका फील्ड है बाहर की तरफ, आप जा रहे हो ऐसे ऐसे इस साइड, है ना, ऐसे 90 डिग्री पे, तो आपका विभव में कोई परिवर्तन नहीं आता। जो पोटेंशियल यहाँ पर है वो इस बिंदु पर है, वही इस बिंदु पे, वही इस बिंदु पे। इसी को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी इसे हम बोल सकते हैं समविभव पृष्ठ। आई मेरी बात समझ में, क्लियर है। एक और बात देखो, ये यदि पृष्ठ है समविभव पृष्ठ, तो विद्युत क्षेत्र तो है बाहर की तरफ, जिधर जो एरो होता है वो विद्युत क्षेत्र को ही बताता है, तो ये तो है बाहर की तरफ, और पृष्ठ है मेरा ऐसे। तो पृष्ठ और विभव के विद्युत क्षेत्र के बीच में हमेशा कोण बनता है 90 डिग्री। यानी विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड समविभव पृष्ठ यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए आपने कई बार डायग्राम देखा होगा कि ये मेरा एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यानी ये 90 डिग्री बना रहा है, देखो ऐसे, हाँ ना, याद रहेगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। चलिए चलो, पार्ट 1 में थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, 44 मिनट के आसपास का, तो पार्ट 1 में हम इतने 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे। इतने ही क्वेश्चन कुछ और है, शायद टोटल 36-37 क्वेश्चन का आंकड़ा मैंने बनाया था। सेकंड पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 में। अच्छा, आपको यदि मज़ा आया, क्वेश्चंस करने में मज़ा आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपने अपना सेल्फ एग्जामिन किया और आपको लगा कि अभी कोई कमी रह गई है, तो आप अपनी कमी पूरी करिए। और आपको लगता है कि नहीं मैं तैयार हूँ, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज़ देखिए, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। और आपको वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और एग्जाम से पहले आपको पूरे बुक के ऐसे ही ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स एक जगह मिलने वाले हैं। तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, सेल्फ एग्जामिन हो जाएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।